स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाया, सो सॉरी ड्यू टू सम हेल्थ इशू। मैं कर नहीं पाई कल वीडियो। सो आज हम लोग इन्वायरमेंट का थर्ड पार्ट, करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट देखेंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को कंप्लीट किया हुआ है। आज ये थर्ड पार्ट है जिसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरीज को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आया था कार्बन प्राइजिंग। ये कार्बन प्राइजिंग क्या होता है, कब आया है, तो इससे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, कार्बन प्राइजिंग एक्चुअली है क्या और ये न्यूज़ में क्यों है। अ रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमीशन ऑन कार्बन प्राइजिंग एंड कम्पिटिटिवनेस बाय कार्बन प्राइजिंग लीडरशिप कोलिजन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर कार्बन प्राइजिंग। क्यों एक रिपोर्ट हाई लेवल कमीशन की है, किस पर, कार्बन प्राइजिंग एंड कम्पिटिटिवनेस बाय कार्बन प्राइजिंग लीडरशिप कोलिजन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर, जिसने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है किसके लिए, कार्बन प्राइसिंग के लिए। सो कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप, अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दो नाम आपके सामने आए हैं, एक है कि कार्बन प्राइसिंग एंड दूसरा है कम्पिटिटिव बाय कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिजन, CPLC। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये CPLC क्या है, ये CPLC कौन सी बॉडी है, क्या करती है, क्या काम है इसका, जिसने इसको एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया हुआ है। तो आगे देखते हैं ये CPLC क्या है। दिया हुआ है इसका CPLC डिस्क्रिप्शन है, लॉन्च इन 2015 एट COP21 इन पेरिस। ये CPLC को लॉन्च किया गया 2015 में COP21 में पेरिस में। द कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिजन is a voluntary partnership of national and sub-national governments, businesses and civil society organizations that agree to expand the use of effective carbon pricing policies that can maintain competitiveness, create jobs, encourage innovations and deliver meaningful emissions reduction। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो ग्रुप है इसमें वॉलेंटरी पार्टनरशिप होती है नेशनल और सब नेशनल गवर्नमेंट की, बिजनेस की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, जो एक साथ एक ऑब्जेक्टिव पे एग्री करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेटेड होंगे, इफेक्टिव कार्बन प्राइसिंग पॉलिसीज़ को लेकर के। ऐसी कार्बन प्राइसिंग पॉलिसीज़ जो कम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, जॉब क्रिएट करे, इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा दे, एंड डिलीवर मीनिंगफुल एमिशंस रिडक्शन, और एक मीनिंगफुल एमिशन रिडक्शन को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट है CPLC के गोल क्या है। CPLC जैसे भी हमने देखा कि एक वॉलेंट्री पार्टनरशिप है। CPLC इज अ वॉलेंट्री पार्टनरशिप ऑफ नेशनल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्री टू एडवांस द कार्बन प्राइसिंग एजेंडा बाय वर्किंग विद ईच अदर टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कार्बन प्राइसिंग अप्लाइड थ्रू आउट द ग्लोबल economy by strengthening carbon pricing policies to redirect investment commensurate with the scale of the climate change। जो CPLC है, मैंने बताया कि इसमें वॉलेंट्री पार्टनरशिप होती है नेशनल, सब नेशनल गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऐसी इफेक्टिव कार्बन प्राइसिंग पॉलिसीज़ को बनाए जो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाए। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉम्पिटिटिवनेस या इफेक्टिव कार्बन पॉलिसीज़ को बढ़ाने के लिए नेशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। तो स्ट्रेंथनिंग कार्बन पॉलिसीज़ टू रिडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉमेंसरेट विद द, और ऐसे उसको स्ट्रेंथन करना है कि ये कार्बन पॉलिसीज जो हैं वो रिडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉमेंसरेट हो सके विद द स्केल ऑफ क्लाइमेट चैलेंज के साथ में। ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कार्बन प्राइसिंग पॉलिसीज टू बेटर मैनेज इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ये किसको आगे ले जाता है, किसको स्ट्रेंथन करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कार्बन पॉलिसीज जो है टू बेटर मैनेज इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है CPLC को ही है, इसमें और भी इसके क्या गोल्स हैं, enhancing cooperation to share information, expertise and lessons learned to developing and implementing carbon pricing programs through various readiness platforms। क्या कर रहे हैं ये, आपस में कॉपरेशन बढ़ाएंगे, जिसमें जो भी वॉलेंट्री नेशनल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट्स होंगी वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी, आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगी, जो भी पॉलिसी जिसके आप बेटर वर्क कर रही है उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगी। यही चीज़ें क्या होती है, जब आप कॉपरेशन बढ़ाते हो तभी आप कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करते हो, कॉम्पिटिटिवनेस लाते हो। तो CPLC सेक्रेटरीट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये याद रखना कि क्योंकि हो सकता है कि जब हमारे सामने ऑप्शन आए तो हमें लगेगा वर्ल्ड बैंक और CPLC का क्या रिलेशन है, बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही जो CPLC सेक्रेटरीट है एडमिनिस्टर होता है, सेक्रेटरीट वर्ल्ड बैंक ग्रुप से।
From India, Delhi Metro Rail Corporation and Indian Railway are the government level partners. इंडिया से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे गवर्नमेंट लेवल के पार्टनर्स हैं. नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे नाम आया, देखो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अ रिपोर्ट ऑफ हाई लेवल कमीशन ऑन कार्बन प्राइसिंग एंड कम्पिटिटिवनेस बाय कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिजन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर कार्बन प्राइसिंग. जो CPLC ने एक हाई लेवल कमीशन में एक कार्बन प्राइसिंग कम्पिटिटिवनेस को जो रिपोर्ट लाया है, वो स्ट्रॉन्ग केस उसने बनाया है कार्बन प्राइसिंग को लेकर के. तो उस कार्बन प्राइसिंग, सो नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कार्बन प्राइस क्या है, क्या इंट्रोडक्शन, इसकी क्या नीड पड़ गई और ये होता क्या है. अ कार्बन प्राइस इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एमिशन. कार्बन प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबल वार्मिंग को, एमिशन को कम करने के लिए. इट इज़ अ कॉस्ट अप्लाइड टू कार्बन पॉल्यूशन. इसका मतलब साफ साफ अगर लेमन लैंग्वेज में समझें, जितना आप कार्बन पॉल्यूशन करोगे उस पर कैप लगाया जाएगा और उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. कार्बन प्राइसिंग का मतलब है जितना आप कार्बन पॉल्यूशन कर रहे हो उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. तो इट इज़ अ कॉस्ट अप्लाइड टू कार्बन पॉल्यूशन टू इनकरेज पॉल्यूटर्स टू कर्टेल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दे एमिट इनटू एटमॉस्फेयर. जो क्या करती है, पॉल्यूटर्स पर पे रोक लगाती है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एटमॉस्फेयर में कम से कम हो. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिकली इफिशिएंट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रक्टिव रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली इफिशिएंट मीन्स को ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस और मिनिमाइजिंग द जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उनको मिनिमाइज करने में भी ये हेल्प करता है. Next, carbon pricing instrument recognizes revenue opportunities and risks to reduce cost, एमेजन एंड गाइड कैपिटल वेंचर चॉइसेस. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करता है और जो हमारे पॉल्यूशन को भी डिक्रीज करने का काम करता है. तो यहाँ पे हम लोग कार्बन प्राइस को जब पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ने के लिए वेंचर चॉइसेस, गाइड कैपिटल वेंचर चॉइसेस क्या है, तो इसके लिए दो मेन टाइप है कार्बन प्राइसिंग को, उसको समझते हैं कि वो क्या है. सबसे पहले कार्बन प्राइस क्या है, तो कार्बन प्राइस मैंने बताया कि आपको जो कार्बन पॉल्यूशन कर रहा है उस पर कॉस्ट अप्लाइड करना ही कार्बन प्राइसिंग है. अब यहाँ पर दो टाइप क्या होते हैं कार्बन प्राइसिंग के, तो फर्स्ट टाइप है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. अब ये क्या है, इट रिफर टू एज अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम. कैप्स द टोटल लेवल ऑफ ग्रीन हाउस gas emissions and allows those industries with low emissions to sell their extra allowances to larger limited. अब यहाँ से समझते हैं. मान लीजिए एक फैक्ट्री है और बी दूसरी फैक्ट्री है. ए को ये कहा गया कि आप 50% कार्बन एमिट कर सकते हो, ए को ये बोला गया कि आप 50% कार्बन एमिट कर सकते हो, और बी को कहा गया कि आप 50% कार्बन एमिट कर सकते हो. अब हुआ क्या कि ए ने अपना 50% खर्च कर लिया, लेकिन बी को जितना काम करना था उसमें उसका 30% ही लगा और उसने 30% लो कॉस्ट पे अपना काम कर लिया. तो 30% के पास जो उसके पास 20% बचा, उससे वो क्या कर सकता है, उसकी कैप से ऊपर जो उसके पास बच गया, जितना उसने यूज़ किया अपने कैप से रिड्यूस करके जो उसके पास बच गया, इस 20% को वो किसको सेल कर सकता है, वो इस ए कंपनी को सेल कर सकता है कि आप मेरा ये कोटा है जो मेरे ऊपर कैप था उसे यूज़ कर सकते हो. तो ये क्या करता है, एक तरह से इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है. दूसरी तरह से अगर एक के पास मान लीजिए ऐसा वर्क है जहाँ पे अमेजन इंपॉर्टेंट है और दूसरे के पास ऐसा वर्क है जहाँ इतना अमेजन नहीं किया जा रहा है, तो उसमें भी हेल्प होती है. आपस में कॉर्पोरेशन भी होता है और इकोनॉमी में भी बूस्ट होता है और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाता है. क्योंकि अगर वो कैप, अपने बचे हुए कैप को किसी को बेच सकता है तो उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं. तो अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो क्या होगा कि वो इंसान ये कोशिश करेगा या वो फैक्ट्री या वो नेशन ये कोशिश करेगा कि हम कम से कम एमिट कर दें और अपने कैप को किसी और को सेल कर सके, जिससे हमारे यहाँ फ़ायदा हो और उस पैसे से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में लगा सके. तो ये फ़ायदा होगा अमेजन ट्रेडिंग सिस्टम का. मान लीजिए 20% बी फैक्ट्री ने ए को दिया और उस 20% से जो उसे पैसा मिला उसने यूज़ किया कि ताकि जो आगे आने वाली और भी आगे हम अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करें, R&D में खर्च किया, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में खर्च किया.
तो इस तरह से ये वर्क करता है। सेकेंड आता है कार्बन टैक्सेस होता है। इट्स डायरेक्टली सेट्स अ प्राइस ऑन कार्बन बाय डिफाइनिंग अ टैक्स रेट ऑन जीएसजी एमिशन और ऑन कार्बन कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या होता है, इसमें समझने वाली बात नहीं कि आप जितना एमिशन कर रहे हो ग्रीन हाउस गैसेस का और जितना कार्बन कंटेंट है फॉसिल फ्यूल्स में, आप जो भी एमिट कर रहे हो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये था ईटीएस एंड कार्बन टैक्सेस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका आंसर आप सबको देना है। अ कार्बन प्राइस इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एमिशंस। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड कार्बन टैक्सेस आर टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको आंसर करना है। नेक्स्ट अदर मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पे अदर मैकेनिज्म में एक और पॉइंट आया, दैट वाज क्लाइमेट फाइनेंस। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? तो क्लाइमेट फाइनेंस रिफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग drawn from public, private and alternative sources of financing that seeks to support mitigation and adaptation action to address climate change. ये क्लाइमेट फाइनेंस रिफर करता है लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग को। पब्लिक, प्राइवेट और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को यूज़ करके ये सपोर्ट करता है मिटिगेट और अडेप्टेशन एक्शंस एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। मतलब आप ये समझ सकते हो, ये फाइनेंस करने का काम करता है पब्लिक, प्राइवेट और अल्टरनेटिव सोर्सेस का यूज़ करके फाइनेंसिंग ने, कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए एक्शन लेने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए जाने के लिए जो भी फाइनेंशियल नीड होती है उसे क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू करने का काम किया जाता है। द कन्वेंशन UNFCCC, मैंने कहा था पढ़ने को, एक दो लोगों ने पढ़ा भी है, मुझे भेजा भी है, और जितने लोगों ने नहीं किया है तो अब मैं कह रही हूँ कि कर लो, कि आपके लिए फ़ायदा है, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप कर लोगे तो आपके एग्जाम में काम आएगा। द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट कॉल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस from parties with more financial resources to those that are less endowed and more vulnerable. Convention हुई UNFCCC की, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for financial assistance from parties with more financial resources. उन parties से financial assistance या financially मदद की मांग की गई जो मदद कर सकते हैं, और उनको मदद देने की मांग की जो less endowed और more vulnerable हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये भूल से आगे से आप रोक सकते हो, आगे दिया हुआ है ये दिस रिकॉग्नाइज, ये उसी से कार्बन फाइनेंस से रिलेटेड है। दिस रिकॉग्नाइजेस दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज and their capacity to prevent it cope with its consequences very enormously. Common but differentiate responsibility and respective capabilities. अब ये वर्ड आया, what is the meaning of common but differentiate responsibility and respective capabilities? Common but differentiate responsibility का मतलब ये होता है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है वो मदद करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि जो वल्नरेबल कंट्रीज़ है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज से प्रिवेंट होने के लिए कुछ स्टेप उठा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड एंड एसेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये सभी गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड एंड एसेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज as well as to understand how these financial resources can be mobilized। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास कैसे पहुंचाई जाए फाइनेंशियल नीड और उन्हें कैसे मोबिलाइज किया जाए। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज शुड ऑल्सो एम टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। और रिसोर्सेज का एम ये भी होना चाहिए कि कैसे बैलेंस अचीव किया जाए एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन में। नेक्स्ट जो हम लोगों ने एक इससे पहले पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था, उसके बाद सेकंड टॉपिक आना था, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ये आई हुई है 2019 की दी हुई है, उसको हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। CCPI measures the Amazon renewable energy share and climate policies of 57 countries and the European Union collectively responsible for about 90% of the global GHG emission। CCPI सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि मेजर क्या करती है, मेजर्स द Amazon's renewable energy share and climate policies किसकी, 57 कंट्रीज़ की एंड यूरोपियन यूनियन की, जो कि 90% GHG एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
नेक्स्ट, इट इज़ रिलीज एनुअली, याद रखना एनुअली रिलीज होती है, आफ्टर एनालाइजिंग 4 पैरामीटर्स। आप पीसीएस का पेपर उठाकर देख लो, आपसे पैरामीटर्स, आपसे रैंक नहीं पूछी गई है, रैंक पूछी गई 2 साल पहले की, लेकिन उसमें पैरामीटर्स जरूर पूछे गए। एनालाइजिंग 4 पैरामीटर्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट पॉलिसी एंड एनर्जी यूज़। इन 4 पैरामीटर्स का यूज़ होता है इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को बनाने में। द CCCPI 2019 मैंने बोला 2020 इज रिलीज्ड बाय 3 इंटरनेशनल NGOs। याद रखना कि इंटरनेशनल NGOs इसको रिलीज करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। India for the first time ranks among the top 10 countries in the index. It has improved its ranking from 11th last year to 9th this year. बहुत अच्छी बात है, लास्ट ईयर 11th याद रखना और 9th है इस ईयर रैंकिंग। नेक्स्ट है CCPI. It found that US ranked last, followed by Saudi Arabia and Australia. Although several countries did report falls in Amazon last year, largely due to industry-wide fade out of coal. US की लास्ट रैंक आई है, फिर सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है। Next, while climate performance varied greatly, the report found that none of the countries surveyed were currently on a path of compatible with the Paris climate goals. The 2015 Paris Accord saw nations agree to work towards limiting global temperature rises. मैंने जब पेरिस समिट के बारे में आपको बताया था तो उसमें ये था कि पेरिस समिट के अकॉर्डिंग, पेरिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, एक कार्बन एमिशन को ग्लोबल टेम्परेचर में लिमिट लगानी है, जो मैंने 1.5 डिग्री सेल्सियस के बताया था, और 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एंड उससे था तो वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें 2 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लिमिट रखनी थी। नाउ इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ लिए, वर्ल्ड से ज़्यादा इंडिया के लिए जाना है तो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो रिपोर्ट स्टेट्स दैट current level of per capita emissions and energy use in India ranks 9th in the higher category. The Indian government has yet to develop a roadmap for the phase out. अगर आपने सही से देखा हो तो इंडियन गवर्नमेंट सीरियसली वर्क कर रही है इस एरिया में, रिन्यूएबल एनर्जी लेकर हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, तो इस एरिया में बहुत वर्क किया जा रहा है, या फिर हमारी ब्लू इकोनॉमी को लेकर के हो। इन शॉर्ट, मोर स्ट्रिंजेंट लॉज एंड अमेंडमेंट शुड बी मेड अचीव क्लाइमेट चेंज टारगेट। इन शॉर्ट में गए तो मोर ज़्यादा अच्छे लॉज और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होने चाहिए अगर हमको क्लाइमेट चेंज के टारगेट को अचीव करना है। नाउ रैंकिंग में देखिए, द रैंकिंग रिजल्ट डिफाइंड बाय अ कंट्रीज एग्रीगेटेड परफॉर्मेंस इन 14 इंडिकेटर्स। वैसे तो 14 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 कैटेगरीज इसकी होती है विद इन द 14 इंडिकेटर्स होते हैं और 4 कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज आपको याद रखना है, GHG एमिशन 40% रखना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20%, क्लाइमेट पॉलिसी 20%। इनमें इतनी ये कंट्रीब्यूशन होता है 40 20 60 60 20 80 88 20 100%। तो अब देखते हैं इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक का है। GHG एमिशन को लेकर के 11th, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के 26, एनर्जी यूज़ को लेकर के 9, क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर के 15th रैंक है, यानी हम GHG एमिशन में 11 नंबर पे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ में 26 नंबर पे हैं, एनर्जी यूज़ में 9 नंबर पे हैं, क्लाइमेट पॉलिसी में 15 नंबर पे हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये 14% 20% ये जो कैटेगरीज हैं उनमें किसका कितना पार्ट देखा जाता है, तो GHG एमिशन 40% को देखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज़ 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। Now next is India's rank has worsened from the 14th spot। ये आपके पढ़ने के लिए मैंने एक पेज रखा था कि इसको देख लेना एक बार, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो इन फैक्ट्स को, ईजी है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और हो सके तो इसे शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करिए। अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि बहुत इलेबोरेटेड तरीके से समझा पाएँ। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।